प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। एक ऐसा विषय जो हम सबके जीवन को दिशा तो देता ही है, हम सबके जीवन में आलोक बनकर आता है, वो है ज्ञान। और ज्ञान हमें मिलता है विद्या के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से। और प्रधानमंत्री जी ने जो विद्या धनम सर्वधन प्रधानम की बात की, उसी से हमें प्रेरणा मिली कि जिन लोगों के बारे में उन्होंने चर्चा की, उनसे आज हम इस कार्यक्रम में बात करें। और इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं जतिन ललित सिंह जी से। जतिन ललित सिंह जी, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया, जो कि हरदोई जिले में, उत्तर प्रदेश में है हरदोई। वहां के एक गांव में मासा में उन्होंने एक कम्युनिटी लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर की शुरुआत की। तो पुस्तकालय के माध्यम से वहां के आसपास के निवासी हों या वहां के विद्यार्थी हों, बच्चे हों, उनके जीवन में ज्ञान का आलोक फैले, इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ इसकी शुरुआत उन्होंने की। और इत्तेफाक देखिए, वो हमारे साथ स्टूडियो में है आकाशवाणी दिल्ली के, और हम उनसे बात करने जा रहे हैं। जतिन ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी मुझे बुलाने के लिए। आपने जाहिर सी बात है कि मन की बात तो सुना ही होगा और बहुत बार सुना होगा जी, है ना? काफी बार क्योंकि जहां भी जिसने भी सुना है बहुत प्रेरित हुआ है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने आपसे संपर्क भी करने की कोशिश की होगी, है ना जी। और मेरा तो मन हो रहा है कि एक बार फिर से वो अंश सुने जिसमें आपके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात की, है ना? आपके बारे में भी बात की, संजय कच्छप के बारे में बात की। थोड़ा सा वो अंश हम एक बार सुनते हैं। ठीक। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा गया है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात कोई अगर विद्या का दान कर रहा है तो वो समाज हित में सबसे बड़ा काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी पूरे समाज को रोशन कर सकता है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि आज देश भर में ऐसे कई प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से 70-80 किलोमीटर दूर हरदोई का एक गांव है बांसा। मुझे इस गांव के जतिन ललित सिंह जी के बारे में जानकारी मिली है, जो शिक्षा की अलग जगाने में जुटे हैं। जतिन जी ने 2 साल पहले यहाँ कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर शुरू किया था। उनके इस सेंटर में हिंदी और अंग्रेजी साहित्य, कंप्यूटर, लॉ और कई सरकारी परीक्षाओं की तैयारियों से जुड़ी 3000 से अधिक किताबें मौजूद है। इस लाइब्रेरी में बच्चों की पसंद का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ मौजूद कॉमिक्स की किताबें हो या फिर एजुकेशनल टॉयज बच्चों को खूब भा रहे हैं। छोटे बच्चे खेल खेल में यहाँ नई नई चीजें सीखने आते हैं। पढ़ाई ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन, करीब 40 वॉलेंटियर्स इस सेंटर पर स्टूडेंट्स को गाइड करने में जुटे रहते हैं। हर रोज गांव के तकरीबन 80 विद्यार्थी इस लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं। साथियों, झारखंड के संजय कश्यप जी भी गरीब बच्चों के सपनों को नई उड़ानें दे रहे हैं। अपने विद्यार्थी जीवन में संजय जी को अच्छी पुस्तकों की कमी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उन्होंने ठान लिया कि किताबों की कमी से वे अपने क्षेत्र के बच्चों का भविष्य अंधकारमय नहीं होने देंगे। अपने इस मिशन की वजह से आज वो झारखंड के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी मैन बन गए हैं। संजय जी ने जब अपनी नौकरी की शुरुआत की थी, उन्होंने पहला पुस्तकालय अपने पैतृक स्थान पर बनवाया था। नौकरी के दौरान उनका जहां भी ट्रांसफर होता था, वहां वे गरीब और आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी खोलने के मिशन में जुट जाते हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने झारखंड के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोल दी है। लाइब्रेरी खोलने का उनका यह मिशन आज एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले रहा है। संजय जी हो या जतिन जी, ऐसे अनेक प्रयासों के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करता हूँ। तो जतिन ललित जी, आपने भी सुना और हमने भी एक बार पुनः सुनकर उस बात से प्रेरणा हासिल की है। और सच मानिए कि आप जैसे लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं, वो हम सबके लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है। अब हमें ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम आपने चलाया, यानी कम्युनिटी लाइब्रेरी या सामुदायिक पुस्तकालय के रूप में,
ये कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, मतलब उसके पीछे कैसे, जो शुरुआती दौर में क्या क्या चीज़ें थी जिससे प्रेरणा मिली आपको कि ऐसा कुछ करना चाहिए? तो 2016 में मैंने दिल्ली में अपनी कानून की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज ज्वाइन किया। अच्छा। तो उस कॉलेज में आकर 2 दिन हमारे हफ्ते में ऑफ रहते थे, एक संडे और एक मंडे। तो मैंने डिसाइड किया कि एक दिन जो एक्स्ट्रा छुट्टी हमें मिल रही है उसका उपयोग कहीं ना कहीं किया जाए। तो दिल्ली में ही एक संस्था है द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, जो अलग अलग लाइब्रेरीज चला रहे हैं दिल्ली में। तो वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पता चला कि वॉलंटियर प्रोग्राम है जहाँ पे आप हफ्ते में एक दिन आके अपना कुछ समय दे सकते हैं। तो फिर वहाँ 3 साल मैंने वॉलंटियरिंग की और वहीं पे मैंने देखा कि कैसे कि किताबों का इम्पैक्ट क्या है, क्या लाइब्रेरी एक होती है। मैं बांसा गांव में ही पला बढ़ा हूँ, हमारे ज़िले में कोई भी लाइब्रेरी नहीं थी और बांसा कम्युनिटी लाइब्रेरी हमारे ज़िले की पहली लाइब्रेरी बनी। बचपन भी आपका वहीं बीता? जी, मैं करीब 17 साल अपने जीवन में बांसा में रहा हूँ। फिर भी मैं उतना फॉर्चुनेट रहा कि मैं एक पब्लिक स्कूल में जा पाया, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। अरे वाह। लेकिन उस पढ़ाई का ही जो योगदान था कहिए कि मैं कॉलेज तक आ पाया और फिर मैं द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट से जुड़ा, जहाँ पे मैंने देखा कि कैसे एक लाइब्रेरी एक किसी के जीवन को बदल सकती है। तब मैंने डिसाइड किया कि कभी ना कभी जीवन में मैं अपने गांव में एक लाइब्रेरी की शुरुआत करूंगा। इसको थोड़ा और विस्तार से बताएं कि किस तरह से जो आपने अनुभव किया या आपने देखा कि किताबें और पुस्तकालय किस रूप में, किस तरह से किसी व्यक्ति के जीवन को इतना महत्वपूर्ण एक दिशा दे देती है कि वो जीवन में कोई भी उपलब्धि हासिल कर पाता है। तो सन 2017 में जब मैंने शुरू किया वॉलंटियरिंग, तो एक लड़का आता था लाइब्रेरी में, दक्ष नाम का, बहुत शर्मीला था, चश्मा लगाता था, कोने में बैठता था। और क्योंकि मैं हफ्ते में सिर्फ एक दिन जाता था और बहुत सारे लोग अलग अलग दिन आते थे वॉलंटियरिंग के लिए, तो थोड़ा सहमा रहता था क्योंकि नए लोग आते। लेकिन धीरे धीरे लाइब्रेरी में लीडरशिप ट्रेनिंग की शुरुआत की गई, जहाँ पे वो बच्चे ही लाइब्रेरी को चलाते हैं। क्या बात। तो 3 साल में, जब कोविड से जस्ट पहले जब मैंने लाइब्रेरी वॉलंटियरिंग छोड़ी, तो 2017 के दक्ष और 2020 के जो दक्ष में, वो मुझे एक अंतर दिखा। अब अगर मैं अब लाइब्रेरी जाता हूँ तो दक्ष मुझे दूर से ही देख के हाय बोलेगा और भी सभी लोगों से वो बोले, इंग्लिश में बात कर सकता है। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि कैसे आप नए लोगों से बात करेंगे। तो मुझे लगा मेरे गांव में भी बहुत सारे दक्ष हैं और अगर ऐसा कभी मैं जीवन में कुछ कर पाया तो एक कम्युनिटी लाइब्रेरी की शुरुआत जरूर करूंगा। कैसे शुरुआत की थी आपने गाँव में? कोविड हुआ तो मैं भी, कॉलेज बंद हुआ और हम सब गाँव चले गए। तो उस टाइम पे गाँव में आजकल एक पद्धति चल रही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आपको तैयारी करनी है या कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो आप पास के शहर में जाएंगे। तो हमारे हरदोई जिले के पास में लखनऊ शहर है, तो वहाँ पे जो भी हमारे गांव के बच्चे गए थे वो सब भी कोविड में वापस आ गए। तो हम लोग ऐसे बैठते थे, मिलते थे। मैं शुरू से ही कुछ ना कुछ उनको बताता रहता था। फिर से मैं रिपीट करूंगा क्योंकि मैं इतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से आया कि मुझे ज़्यादा जानकारी थी, गूगल था, इंटरनेट था मेरे पास। तो उन लोगों ने ही बोला कि सब कोचिंग बंद हो गई है, पता भी नहीं कब खुलेगा। तो मैंने उनसे बोला कि बताओ किस किस चीज़ की क्लासेस की ज़रूरत है, मैं शायद पूछता हूँ किसी दोस्तों से कि अगर कोई तुमसे बात कर सकता है। तो उन लोगों ने बोला इंग्लिश ग्रामर की हमें चाहिए। तो मेरे और 2 साथी जो इस लाइब्रेरी प्रोग्राम में जुड़े हैं, मालविका अग्रवाल और अभिषेक व्यास, मैंने उनके साथ ये साझा किया। तो उन्होंने बोला कि हम एक वॉलंटियर को ढूंढ सकते हैं जो उनको इंग्लिश पढ़ा सकता है ऑनलाइन। तो मैंने अपने ही लैपटॉप से मंदिर जो प्रांगण है जहाँ पे लाइब्रेरी बनी हुई है वहीं पे उनको, क्योंकि वो शांति का माहौल था वहाँ पे, तो वहीं पे हमने उनको दिया और वो क्लासेस वो शुरू हो गई। तो इससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिला कि अगर अभी हम 4 बच्चे क्लास कर सकते हैं तो क्यों ना इसको और रूप दिया जाए। तो इसके साथ ही फिर हम लोगों ने प्लान आउट करना शुरू कर दिया कि कैसे करते हैं। फिर उस मंदिर प्रांगण में क्या है कि बहुत बड़ा गांव में जगह है और आधे में मंदिर बना था और आधे में जो मंदिर से संबंधित चीज़ें थी, कूड़ा वगैरह डालते थे, ऐसा करके। तो हमने मंदिर समिति में फिर बात की कि अगर आप ये आधा स्पेस हमें दे दें तो यहाँ पे हम विद्यादान की शुरुआत कर सकते हैं। और तो उनको भी यही लगा कि ठीक है कि साफ सफाई होगी और लोग आएंगे, मंदिर को भी अच्छा है। तो उनकी सहमति से फिर हम लोगों ने वो ज़मीन ले ली। इससे पहले भी मैं एक लाइब्रेरी की शुरुआत कर चुका था जो बलिया डिस्ट्रिक्ट में थी। अच्छा। चेरुआ गांव में। वहाँ पे ये था कि पुराना ही कमरा था जिसमें हमने शुरू की। तो उस अनुभव से थोड़ा ये रियलाइज़ हुआ कि लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है जिसके माहौल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हमने सोचा कि पुराने किसी जगह में शुरू करने से अच्छा है थोड़ा सा प्रयास करके अगर हम नए ही कमरे बना सकें, फिर उनको हम रंग दे सकें, उनको अलग अलग आकार दे सकें। और ये सारा कुछ जो मेरा अनुभव था ये सब द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट से मैंने सीखा। तो फिर हम लोगों ने बजट बनाया और अपने घर से, अपने बहुत सारे साथी, अलग अलग जो मेरे टीचर्स थे यहाँ और मेरे जो सर थे, उन सब से मैंने बात की। उन्होंने बोला कि तुम शुरू करो, हम सब तुम्हें सपोर्ट करेंगे। अच्छा। हम लोगों ने फिर 2 कमरे नींव से एकदम बनाए और फिर लाइब्रेरी धीरे धीरे अपना रूप लेते चली गई। किताबें आपने डोनेशन से ली या फिर खरीदी भी किताबें? जी, शुरुआत हमने डोनेशन से की। हाँ। तो मेरी ही जो किताबें रखी थी और आसपास की जो किताबें थी सबसे, जैसे मैंने बताया मेरे बहुत सारे टीचर्स थे, बहुत सारे जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ पे उन सबको मैंने बताया। तो उनके यहाँ जो पुरानी किताबें थी, कुरियर तब तक शुरू हो चुका था तो थोड़ा समय लग के किताबें आ गई। अच्छा। जी।
उसके बाद फिर हम लोगों ने नई किताबें भी लेना शुरू किया। तो अभी तो वहाँ पढ़ाई लिखाई से लेकर कॉमिक्स तक, जी, एंटरटेनमेंट तक की सारी जी। तो ये मैं कई जगह मैंने पहले भी बोला है कि हमारी लाइब्रेरी में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि लाइब्रेरी की एक परिभाषा बता दीजिए, हाँ। बांसा लाइब्रेरी क्या है, तो शायद मैं ना बता पाऊँ। लेकिन जब आप हमारे गाँव आएंगे तो जैसे ही आप गाँव में घुसेंगे तो अगर आपको कोई बच्चा खेलता हुआ दिखेगा और आप उससे पूछेंगे कि ये बांसा लाइब्रेरी क्या है, तो बोलेगा कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे खिलौने हैं और मैं जाकर कभी भी खेल सकता हूँ। जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हो सकता हो कि कोई किसान बैठा हो, कोई बुजुर्ग बैठे हो और उनसे पूछेंगे कि बांसा लाइब्रेरी क्या है, तो वो बोलेंगे कि बांसा लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे 2 अखबार आते हैं और मैं वो अखबार जाके किसी भी समय पढ़ सकता हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे आप तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे दिख जाएंगे जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वो जगह है जहाँ पे उन्हें वो सारी सुविधाएं, चाहे वो किताबें हों, चाहे वो मैगजीन हो, चाहे वो ऑनलाइन कक्षाएं हों, वो सारी मिल रही हैं, जिसके लिए उन्हें शहर जाना पड़ता था, एक बहुत ही मोटा अमाउंट देना पड़ता था, परिवार पे अतिरिक्त एक भार आता था। तो उनके लिए वो जगह, तो हर एक इंसान के लिए जो सिर्फ बांसा ही नहीं, बांसा के अगल बगल के गाँव से अभी तक लाइब्रेरी है, उसके लिए लाइब्रेरी की डेफिनेशन अलग है। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि मेरा ख्याल है अभी जैसे मैं प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया, लगभग 3000 किताबें जो वहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग विषयों की या प्रतियोगिता से जुड़ी या जो भी एकेडमिक से जुड़ी। लेकिन इसका विस्तार भी करने की इच्छा तो होती है, जब चीज़ अच्छी होने लगती है, उसका लाभ मिलने लगता है, तो ये लगता है कि और ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाए। इस दिशा में कुछ बढ़त हुई? बिल्कुल, मैं थोड़ा लाइब्रेरी का सिस्टम बता देता हूँ कि कैसे लाइब्रेरी चलती है। तो ऑफलाइन एक टीम है लाइब्रेरी की, जिसमें लाइब्रेरियन है, 2 ट्रेनी लाइब्रेरियन है, एक डायरेक्टर है और एक स्टूडेंट लीडरशिप काउंसिल है। अच्छा। तो ग्राउंड पे जैसे मैं आपके साथ दिल्ली में यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, तो मुझे चिंता नहीं कि कल लाइब्रेरी कौन खोलेगा या वहाँ पे क्या होगा, वो टीम पूरा संभालती है। ऐसे ही एक ऑनलाइन टीम है जिसमें मैं हूँ, मेरे साथी मालविका अभिषेक हैं, 2 और नए साथी जुड़े हैं, आयुषी और निहारिका। तो हम सारे ही मिलकर कुछ ना कुछ ब्रेनस्टॉर्म किया करते हैं कि अब और क्या लाइब्रेरी पे नया कर सकते हैं। तो इसी क्रम में जब से प्रधानमंत्री जी ने लाइब्रेरी का जिक्र किया है, बहुत कॉल्स आते हैं हमारे पास कि हम भी अपने गाँव में शुरू करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि, और हमारी बड़ी इच्छा है कि जैसे बांसा गांव में एक लाइब्रेरी है और उसके करीब 10-15 गांव के बच्चे और बुजुर्ग आकर पढ़ सकते हैं, ऐसे ही अगर हर गांव में लाइब्रेरी हो और शुरुआत के लिए 10 गांव जो बाउंड्री लगे हैं उसमें से एक गांव में लाइब्रेरी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारा प्रयास है कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिलकर हर पंचायत भवन में एक लाइब्रेरी की शुरुआत हम लोग करना चाहते हैं। किताबों को या लेटेस्ट पब्लिकेशंस हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारे हजारों क्या लाखों किताबें हर साल प्रकाशित होती हैं। तो प्रकाशकों के साथ भी आपने कुछ कांटेक्ट करके, कुछ लाइजनिंग करके कोई रास्ता निकाला है, नई नई किताबें भी आती रहें? जब बांसा लाइब्रेरी की शुरुआत करे थे तो क्योंकि मैं द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट TCLP मैंने काम किया, तो वहाँ पे हम सब लोगों ने मिलके, वहाँ पे TCLP में भी बहुत सारे लोग आते हैं, लाइब्रेरी देखते हैं और बोलते हैं कि हमें लाइब्रेरी की शुरुआत करनी है। तो ये जब संख्या बढ़ती चली गई तो हम लोगों ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क। अच्छा। और फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क में करीब 125 देश की सामुदायिक पुस्तकालय हैं। तो शर्त फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क में मेंबर बनने की यही है कि आपका जो पुस्तकालय है वो मुफ्त पुस्तकालय हो, आप मेंबरशिप चार्ज ना करें। अच्छा। तो इसको लेके ही हम लोगों ने एक कॉम्पैक्ट बनाया है जिसमें अलग अलग पब्लिशर्स को लेके वो कॉम्पैक्ट जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जो फ्री लाइब्रेरी मूवमेंट है, जो मुफ्त पुस्तकालय आंदोलन है, वो क्या भूमिका ले रहा है, लोग पढ़ रहे हैं। और उस कॉम्पैक्ट में लिखा है कि जो भी वो मदद करना चाहते हैं, तो जैसे बहुत सारे प्रकाशक हैं जो फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनको डिस्काउंटेड रेट्स पर पुस्तकें दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो जैसे मान लीजिए नई कोई लाइब्रेरी शुरू हो रही है और वो अगर फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क का पार्ट है, तो अगर कोई किताब जो उन्हें मार्केट में 100 रुपए की मिल रही है तो उन्हीं प्रकाशकों के माध्यम से वो उन्हें 60 रुपए में मिल जाएगी। तो किताब का जो एक कॉस्ट है वो बच रहा है। और एक जो बात हो रही है कि बहुत सारे लोग पढ़ नहीं रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया का युग है और व्हाट्सएप चलाते हैं, तो उस कॉम्पैक्ट में ये भी बात लिखी गई कि हमारे पास प्रूफ है कि लोग पढ़ रहे हैं। हमारे पास, आप अगर बांसा लाइब्रेरी की बात करें तो हम लोगों का एक विश लिस्ट रजिस्टर है, तो हर सप्ताह 2 या 3 किताबों की रिक्वेस्ट आती है। जैसे कोई छोटा सा बच्चा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, तो किताब के पीछे उस प्रकाशन की और भी जो किताबें होती हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया होता है। तो छोटा सा बच्चा आके बोलता है कि जिसमें मगरमच्छ बनाए, ये वाली किताब मंगा दो लाइब्रेरी में। क्या बात है। तो हमारे लिए प्रकाशकों के साथ एक संबंध होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे प्रकाशक, मैं किसी का अभी यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, लेकिन लगभग सभी प्रकाशकों ने वो कॉम्पैक्ट को साइन किया है। तो देखिए, ज़्यादा लोग अगर पढ़ने की आदत या शौक अपना पूरा करने लगेंगे तो किताबों के पब्लिकेशन जो होते हैं इतने सारे, तो कहीं ना कहीं पब्लिकेशंस को, पब्लिशर्स को भी फायदा होता है इसका। तो एक विन विन सिचुएशन है, मुझे लगता है सभी के। बिल्कुल एकदम। चलिए, एक चीज और मुझे लगी जतिन कि आप लोग सभी युवा हैं और आप लोग एक नए फॉर्मेट, नए कॉन्सेप्ट के साथ इस सारे प्रयास को कर रहे हैं। थोड़ा रूटीन में जिस तरह की चीजें होती रही उससे कहीं अलग हटके एक नया कॉन्सेप्ट और इसमें लेकर आप आए हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल थोड़ा निजी सा है, पूछ लो आप। जी बिल्कुल।
मैंने फिल्मों में तो एक जतिन ललित के बारे में सुना है, जी। उनका म्यूजिक सुना है। जी। आपका नाम जतिन ललित सिंह जी। मैंने पढ़ा भी और अब तो खैर मिल रहा हूँ, तो उत्सुकता हुई कि ये नाम के पीछे भी कुछ राज है क्या? जी, बड़ी बड़ी दिलचस्प कहानी रही। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे जीवन के 15-16 साल मैं गांव में ही रहा हूँ। हाँ। मेरे बाबा को किसी ने कहीं बोल दिया कि अरे आपका पोता है और इसको आप बड़े स्कूल में पढ़ाई थोड़ी और मेहनत करिए। तो जब मेरे पिताजी मुझे लेके स्कूल गए तो जिस नाम से मुझे बुलाते थे उस नाम को उन्होंने बोला, जो स्कूल के लोग थे उन्होंने बोला नहीं ये नाम नहीं, आपको कुछ अच्छा नाम बताना पड़ेगा। अच्छा, बचपन में जैसे नाम रख देते हैं घर में लोग, जी, वैसे जी, तो जी, ऐसे जी। कोई बचपन का नाम जी, कोई जी, जी। रखा गया होगा। जी। हाँ। तो उन दिनों पे डीवीडीज कैसेट्स आती थी, तो एक सीडी खरीद लेते थे, उसको ही 10 बार देखते थे। जी। तो कोई मूवी थी जिसमें जतिन ललित जो म्यूजिशियन डुओ हैं, जतिन पंडित ललित पंडित, हाँ। उनका नाम बहुत बड़े से आता था टीवी पे। अच्छा। मेरे पिताजी के दिमाग में वही एक उनके हिसाब से बहुत यूनिक नाम है, उन्होंने भी नहीं सुना। अच्छा। तो स्कूल में उन्होंने बता दिया और एडमिशन फॉर्म में वही नाम मेरा रख गया। जी, क्या बात है, बड़ी रोचक कहानी है। लेकिन ये जतिन ललित आपके नाम के साथ, आपके व्यक्तित्व के साथ पूरी तरह से जुड़ गया है जी। और एक अच्छी पहचान है। जी। भविष्य में क्या कुछ आपका संकल्प है इसको लेकर, जो आपके लाइब्रेरी की जो मूवमेंट है जी। उसमें कुछ और कुछ नया या कहाँ तक? जी, तो अब जैसे कि अगर आप पूरा लाइब्रेरी का नाम देखें तो बासा कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर। जी। तो हमारा रिसोर्स सेंटर में बहुत सारे हम लोग नवाचार करते रहते हैं, नई नई इनिशिएटिव्स। पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ चल रहा है और हमें लग रहा है कि हमारे गांव में हो सकता है या लाइब्रेरी में हो सकता है, तो हम उसको कर रहे हैं। मैं आखिरी में कुछ बता देता हूँ आपको। जैसे हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे सेशन रखे हैं। अच्छा। जो अलग अलग किताबें लाए हैं, लाइब्रेरी की जो स्वयं सहायता जो सहेलियाँ हैं वो गाँव में जाती हैं, उन लोगों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताती हैं, जो कि एक बहुत असहज टॉपिक है। हम लोग डिजिटल लिटरेसी पे काम कर रहे हैं कि कैसे आपको फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाना है, कैसे उसका ध्यान रखना है। हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें। और अभी हाल ही में हम लोगों ने बच्चों के लिए, क्योंकि मैं खुद एक वकील हूँ और मुझे संविधान की जो ताकत है उसका अंदाज़ा है, तो हम लोगों ने लाइब्रेरी पे बच्चों के लिए एक लीगल लिटरेसी की क्लासेस शुरू की थी राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के टीम के साथ मिलकर, जिसमें अभी से हम छोटे से बच्चों को बता रहे हैं कि संविधान क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं। क्योंकि गाँव में अधिकारों को लेकर बहुत ही कम बात होती है, बहुत असहजता रहती है, उन पुलिस से डरते हैं। तो हमारी लाइब्रेरी में एक बड़ी रोचक किताब है जिसका टाइटल है कि 100 बातें जो आप पुलिस से पूछने से डरते हैं, और जब से वो किताब आई है उसकी बहुत डिमांड है। अच्छा। तो आगे हमारा प्लान ये है कि नए नए इनिशिएटिव्स, नई नई हम चीज़ें लाइब्रेरी पे लाएं, और गाँव और जो शहरों की एक दूरी थी रिसोर्सेज के टर्म में, एक्सपोजर के टर्म में, इन्फॉर्मेशन के टर्म में, उस दूरी के गैप को हम कम करें। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। और मुझे लगता है भविष्य में फिर कुछ ऐसा अवसर आएगा जब आपसे बात करेंगे तो और भी बहुत नई चीजें जुड़ चुकी होंगी आपके इस पूरे मिशन में। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी और आभार आकाशवाणी के स्टूडियो में आने का। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में जो हम बात कर रहे हैं वो विद्या के बारे में कर रहे हैं। विद्या ऐसा धन जो हर तरह से आपके जीवन को दिशा देता है, आपके जीवन में सही राह पर बढ़ने का जो विवेक है वो आपको इससे मिलता है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में विद्या धनम सर्वधर्म प्रधानम की बात की, और उस सिलसिले में उसी संदर्भ में उन्होंने जिनके बारे में चर्चा की उनमें से एक झारखंड के संजय कच्छप जी। हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे सीधे फोन लाइन के जरिए हम जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करने जा रहे हैं उनके इनिशिएटिव के बारे में, उनकी पहल के बारे में, जिसकी वजह से वो लाइब्रेरी मैन के रूप में जाने जाते हैं। वैसे बाय प्रोफेशन कुछ और है, लेकिन बाय पैशन जो है उनका यही काम है, यानी बच्चों को लाइब्रेरी के साथ जोड़ना, उनके अंदर ज्ञान का दीप प्रज्वलित करना, उनको विद्या प्रदान करने में मदद करना। तो आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं संजय कच्छप जी का। संजय जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर। चूंकि काम आपका ऐसा है और फील्ड में आप हैं इस समय, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और कुछ चर्चा हम उसके बारे में करना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री महोदय ने जिक्र किया आपके काम को लेकर, आपके लाइब्रेरी के यानी पुस्तकालयों का जो आपका मिशन है। मुझे लगता है कि ये मिशन ही कहना ज्यादा ठीक है। नहीं, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के बीच में जाते हैं, उन्हें शिक्षा का महत्व को बताते हैं, और इस चीजों को जो है अप्रिशिएट जिस तरह से मन की बात में किए, हम लोग काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और काफी ऊर्जा भी मिली है सर जी। और लगता है कि जो है आने वाले दिनों के लिए काफी ज्यादा टास्क भी बढ़ गया है, जिम्मेदारी का पहले की तुलना में ज्यादा हो गया है, और ये अच्छा भी है सर। ये चूंकि मेरा ये पैशन है, तो मुझे इस काम में जुड़े रहना बेहद पसंद है, और मैं जब भी काम के वक्त भी अगर रास्ते में भी अगर कोई बच्चे मिल जाते हैं तो उनको मोटिवेट करते चला जाता हूँ जी। ये एक मेरा मिशन भी है, आपने कहा मिशन भी है, और इस मिशन में काफी लोग अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, और खासतौर पर मन की बात के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिर्फ सोचते थे जी, आज जो है
अपने कर्म में भी ला रहे हैं, और मुझे डेली फोन आता है, रोज फोन आता है कि भैया हम लोग यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं। मुखिया लोग जो हैं बिल्कुल वो फोन कर रहे हैं कि हम लोग कैसे क्या करें, तो मैं उन्हें आइडियाज देता हूँ और निवेदन भी करते हैं कि आइए, लेकिन चूंकि नौकरी में हूँ, छुट्टी की कमी होती है तो बहुत जगह जो है नहीं है, लेकिन फिर भी टेलीफोन के माध्यम से मैं जो है अभी इस मुहिम को, जो पुस्तकालय अभियान के मुहिम को जी आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। अच्छा संजय जी, देखिए ये तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने जब उल्लेख किया आपका और आपके काम को लेकर मन की बात में, तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना भी चाहेंगे, लेकिन उससे भी बड़ी संख्या इस बात की हो सकती है जो इस बात से प्रेरित होकर अपने अपने स्तर पर ही कुछ इस तरह का प्रयास शुरू करें, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़े संगठन को लेकर बड़े स्तर पर करने की आवश्यकता है। छोटे छोटे स्तर पर प्रयास करने से अपने आप बातें हर कोने तक पहुंचती हैं, इसका लाभ मिलता है। अब मुझे थोड़ी सी ये बात महसूस हो रही थी, क्योंकि आपका शिक्षा के प्रति ये लगाव है, बच्चों में आप विद्या को इस रूप में पहुंचाना चाहते हैं, शिक्षा को पहुंचाना चाहते हैं। मैं सोचता था कि आप जरूर अध्यापक होंगे, यही मानकर मैं चल रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है अध्यापक के बजाय कोई और नौकरी आप करते हैं, है ना? सर मैं रेलवे में 4 साल नौकरी सेवा दिया हूँ सर। अच्छा। और मैं कैरियर, चूंकि मेरा बैकग्राउंड इतना साधारण था कि मुझे नौकरी की बहुत तलाश थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर कि मैंने यही जाना है, कुछ भी नौकरी मिल जाए। हाँ। और घर का मैं बड़ा था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा अपने करियर को लेकर के ज्यादा चूज नहीं कर रहा था कि मुझे यही जाना था। हालांकि इच्छा थी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की जी, लेकिन हालात परिस्थिति की वजह से मैं बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाया और किसी तरह अपना ग्रेजुएशन पढ़ाई किया, फिर रेलवे ज्वाइन की, फिर उसके बाद 2008 में झारखंड सरकार में ही फिर मैं इस पद पर आ गया, मार्केट सेक्रेटरी। तो अभी आप जो एपीएमसी है दुमका में है मेरा ख्याल है, वहां पर आप विपणन सचिव या मार्केट सेक्रेटरी के रूप में आप काम कर रहे हैं। जी सर। अलग तरह के नेचर का काम है दोनों, लेकिन फिर भी आपका ये मिशन और पैशन जो है आपको उस बार बार उस तरफ खींचता है। एक चीज बताएं संजय जी, आपका जो मूल स्थान है झारखंड में वो कहाँ है? सर मेरा मूल स्थान है पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा में एक मोहल्ला है सर फूलहातू, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा संजय जी, एक चूंकि मैंने ये पढ़ा जब और सुना भी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में जिक्र किया कि आपको विद्यार्थी जीवन से ही, बचपन से ही अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का बड़ा शौक था, लेकिन आपके लिए चुनौतियां तो रही होंगी, क्योंकि तब ऐसी कोई सुविधा तो थी नहीं कि संजय कच्छप जैसे कोई व्यक्ति लाइब्रेरी चलाते हो और आप वहां जाके फ्री में पढ़ सकते हो। सर हमारा जो मोहल्ला, जो शहर है चाईबासा, छोटा सा शहर जी, और उसके जो साइड एरिया में मोहल्ले हैं, हाँ, तो उस समय सर वहाँ पर पढ़ने पढ़ाने का जो माहौल था वो बहुत सकारात्मक हम लोग नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल। और नकारात्मक चीजें काफी थी, नशा पान, जुआ इत्यादि, तो ये सब चीज से भी बचना था। हमारे पास, माता पिता के पास न खेती खलियान से खेती हो सके और ना ही नौकरी थी और मैं घर का बड़ा था, तो इस स्थिति में माता पिता मजदूरी का काम करते थे, तो बहुत मुश्किल से ही जो है वो खाने और ये सब चीज का हो पाता। माता पिता जो है वो तो चाहते थे कि बच्चा पढ़ाई करे, लेकिन जो संसाधन, जो सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छी किताबें, ना गाइडलाइन, ये दोनों सबका अभाव, तो वो मेरे लिए ये बहुत जरूरी हो गया था कि मैं अपने आप को ठीक ठाक रखूं, अच्छे से पढ़ाई करूं, किसी तरह से ग्रेजुएशन करूं, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाऊं। तो ये शुरुआत किस तरह से की आपने? आप जहां आप अपने गांव में परिवार के साथ रहते थे, पहली लाइब्रेरी तो आपने वहीं मेरे ख्याल शुरुआत की थी, वो कैसे शुरुआत हो पाई? जी, जब मैट्रिक पास किया सर जी, तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था अंग्रेजी मीडियम के बच्चों लोग को, छोटे बच्चों लोग को। अच्छा। क्योंकि मेरी भी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी, तो छोटे बच्चों लोग को मैं पढ़ा लेता था प्राइमरी। उसमें क्या था, पढ़ाने से जो है फीस वगैरह सब मिलता था कुछ अच्छा, उसी से मैं अपना पढ़ाई और अपने भाई का पढ़ाई, जो है भाई बहनों की पढ़ाई, और घर में कुछ मदद भी करता था। तो उस समय जब मैं पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था, तो मैं ये देखता था कि अंग्रेजी मीडियम के जो सिलेबस है और हिंदी मीडियम जो हम लोग पढ़ाई किए, तो उसमें काफी जमीन आसमान का अंतर था। तो मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरह से हम लोग किसी तरह से पढ़ करके यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे आने वाले समय में जो कॉम्पिटिशन है या जीवन में कुछ अच्छा बेहतर करना है, तो इस तरह का पढ़ाई, इस तरह का सिलेबस तो बच्चे पीछे छूट जाएंगे। तो मैं मैट्रिक पास करने के बाद से ही जो है इंग्लिश मीडियम के सिलेबस के आधार पे हिंदी मीडियम के जो बच्चे रहते थे 1 to 6 क्लास तक के, वो बच्चों को अपने दोस्तों के साथ मिल करके पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। और उन्हें अंग्रेजी में ज्यादा फोकस करता था। और हमारे जो मोहल्ला थे सर, मोहल्ला वाले एरिया थे, वहां पर 10-12 साल के बच्चे हो जाते थे, लेकिन फिर भी स्कूल नहीं जाते।
ड्रॉप आउट ज्यादा था, तो हम लोग वैसे ही बच्चों को जो है चिन्हित करके हम लोग को वहाँ शाम में सेकंड संध्या विद्यालय के रूप में हम लोग शुरू किए थे सर। 96-97 की बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा। उस समय से ही सर ये प्रयास था कि क्योंकि अपनी भी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो आसपास के जो छोटे बच्चे लोग को देख करके एक भावना जगता था कि इनके लिए कुछ किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि सर जो मेरा मोटिवेशन है, जो हमारे आसपास के जो कमियां हैं, जो अभाव था, वही मेरा हमेशा से मोटिवेशन था। वो चीजें जो है मुझे ताकत देती थी कि इसके लिए कुछ करना है, इसके लिए कुछ सोचना है। तो मैंने वही मैट्रिक पास करने के बाद से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन अगल बगल के जो सक्षम बुद्धिजीवी वर्ग थे उनसे भी मैं संपर्क किया। अच्छा। उनसे भी आर्थिक सहयोग इस विषय पे मांगा कि कम से कम जो स्लेट होता है या चौक होता है, खल्ली या कॉपी, पेन वगैरह था, वो सब दिया जाए। तो वो नहीं हो पाया था, तो हम लोग ट्यूशन के पैसे जो पढ़ाते थे सर, वही पैसे से बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए चॉकलेट, टॉफीज और प्लेट और ये सब करने का प्रयास करके वहां से वो शुरू हुआ था सर। हम लोगों ने शुरू किया था 96-9, लेकिन 98 आते आते क्या हो गया था सर कि हमारे दोस्त लोग भी इधर उधर हो गए थे और पारिवारिक जिम्मेदारी भी मेरी बढ़ गई थी, हालात ऐसे थे, तो मुझे ज्यादा घंटा ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा था या कभी पार्ट टाइम जॉब कुछ अलग काम करना पड़ रहा था। फिर अपनी ग्रेजुएशन करना था, इंटर की एग्जाम थी, तो ये सब चीज वो देख करके जो है सर फिर वो बंद हो गया सर। लेकिन जब बंद हो गया, कुछ हेल्प नहीं मिला, तो मैं उसी समय ये सोचा था कि जब सक्षम बनूंगा तो कम से कम छोटे बच्चों को जो है इस तरह से जो हमारे आसपास के बच्चों को मैंने ड्रॉप आउट होने के लिए बचाएंगे और जो भी इस तरह का जो समस्याएं हैं उसको नहीं होने देंगे टाइप से ये किए थे। लेकिन और चैलेंज बढ़ते गया सर। जब हम लोग कॉम्पिटिशन में आए तो अच्छी किताब नहीं मिल रही थी और एनडीए में जाना चाह रहे थे, एनडीए की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम भी किसी तरह से दोस्तों से उधार मांग करके कोलकाता गए थे एनडीए के एग्जाम देने के लिए, लेकिन बुक्स भी अच्छे बुक्स नहीं पढ़ पाए थे, अंग्रेजी कमजोर थी और मैथ बहुत अच्छा नहीं कर पाया था, एवरेज कर पाया था, तो मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था। तो उस समय भी एक लगा था कि अगर ये सारी चीजें अगर मुझे मिलती तो शायद मैं ये कर पाता। फिर भी मैंने हार नहीं माना। फिर ये सोचा कि अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ। फिर ग्रेजुएशन में आया, हालात और भी थोड़ा सा बदतर होते जा रहे थे। फिर ऐसा लगा कि अब कुछ भी जॉब मिल जाए तो तैयारी करना है। तो मैं ग्रेजुएशन के क्रम में अपने सीनियर्स और जूनियर्स को भी पढ़ाता था सर कॉम्पिटिशन का, क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन का पढ़ाई मैट्रिक के बाद से ही शुरू कर दिया। मैंने कहने का मतलब आसपास में कुछ माहौल नहीं था, तो अपने जैसे जो लड़के लोग थे सबको इकट्ठा करके ग्रुप स्टडी के लिए प्रेरित करता था और चंदे करके किताब खरीदने का प्रयास करता था। फिर भी जो है अच्छी किताबें और चाहे भाषा में जैसे शहर में मिलना भी एक कठिन था। बिल्कुल। और हम लोग जब सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, एनडीए की बात करते हैं, तो लोग हंसते भी थे कि ये सब चीज बहुत बड़ा चीज होता है। मैंने अगर कोई आईएएस की यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो संभव नहीं है चाहे भाषा से, और ना ही कुछ ये हो सकता है। लेकिन ये जो लाइब्रेरी या पुस्तकालय की शुरुआत आपने की, तो उसके लिए किताबें कैसे इकट्ठी की शुरुआती दौर में? जी सर, जैसे 2004 से ही मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन एक समस्या थी, हमारे जितने भी पुस्तकालय चलते हैं सामुदायिक भवन में चलते हैं मैक्सिमम सर। कुछ स्कूल जो बंद पड़े थे उन लोगों को परमिशन लेकर के उस स्कूल में हम लोगों ने शुरू किया। तीसरा, जो अच्छे व्यक्ति थे उन्होंने अपना कमरा भी दिया पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो 2004 में जब मैं रेलवे में ज्वाइन किया तो तब से मैं प्रयास कर रहा था कि जो हमारा ग्रुप स्टडी हमारे साथियों का चल रहा था उसको कहीं शिफ्ट करना सामुदायिक भवन। तो एक सामुदायिक भवन था सर मेरे ही कोल्हापुर में, जहाँ पर मैंने पहला लाइब्रेरी खोला, लेकिन वो इतना आसान नहीं था समाज के लोगों को समझाना। उनको लग रहा था कि ये लोग जो है मैंने जो सामुदायिक भवन में अपना कब्जा कर लेंगे और फिर हम लोगों का शादी ब्याह होगा तो हम लोग कहाँ पर सामान रखेंगे। फिर बहुत सारे लोग वहाँ पर ताश वगैरह सब, जुआ और गैम्बलिंग और ये सब नशापान करके वहाँ पर रहते थे। उन लोग, कुछ लोगों का लगता था कि उनका आजादी छिन जाएगा, तो इतना आसान नहीं था उसको देना सर कमरा। और इतना तो था नहीं सर कि कहीं पर किसी का बड़ा कमरा मिलता, तो सामुदायिक भवन ही था। लेकिन 2004 से हमने प्रयास किया और हमारे युवा साथी, मेरे जॉब होने के बाद मेरे युवा साथी कहीं कहीं प्राइवेट मकानों में ही किसी तरह से तैयारी वगैरह सब करते, तो फिर भी मैं प्रयास करता रहा। फिर 2008 में जब मैं झारखंड लौटा रेलवे की नौकरी छोड़ करके, फिर यहाँ झारखंड सरकार ज्वाइन किया, तो फिर समय मिला और मैंने सबको समझाना बारी बारी से, संडे में आकर के बारी बारी समझाना शुरू किया, तो फिर लोग मान गए। तो फिर हम लोगों ने 2 अक्टूबर 2008 से पहला जो पुस्तकालय है फूलातू में हम लोग कुड़ुक पुस्तकालय के नाम से स्थापित किए। और इसमें भी मजेदार बात यह है सर, उस समय भी 4 साल नौकरी करने के बाद भी, क्योंकि भाई को
पढ़ाई के लिए हम प्रेरित कर रहे थे। उनको इंजीनियरिंग पढ़ना चाह रहा था भाई, तो इसी तरह से इंजीनियरिंग बीआईटी में उसका एडमिशन कराए थे। तो हालात घर के भी बहुत अच्छे नहीं थे, पढ़ाई सैलरी से ज्यादा सैलरी भाई की पढ़ाई में जा रहा था। तो घर में 2 ही चेयर थे सर। अच्छा। तो वही 2 चेयर जो है लाइब्रेरी के लिए हमने दिया। तो जब चेयर लेकर के लाइब्रेरी के लिए दे रहे थे तो मेरी माँ बोल रही थी कि अब कहाँ कोई गेस्ट आएगा तो कहाँ बैठा होगा। तो हम ये कहे कि गेस्ट से ज्यादा जरूरी वहाँ लाइब्रेरी में है, क्योंकि जरूरतमंद लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, तो वहाँ चेयर की ज्यादा आवश्यकता है। घर में चटाई था, लैंप था सर। और मेरी जो पुरानी जो किताबें थी वो सबसे ही पुस्तकालय का शुरुआत हुआ। फिर हर संडे छुट्टी के दिन आकर के लोगों को मोटिवेट करके उनके सहयोग लेकर के जो है लाइब्रेरी सर 2008 से शुरू हुआ। और उसी लाइब्रेरी से सर आज के डेट में 100+ रिजल्ट हो गया सर गवर्नमेंट जॉब में। अरे वाह, क्या बाकी जगह से भी जो है काफी हो रहा है। जब आप मार्केट सेक्रेटरी बने एपीएमसी में, आपका चयन हुआ, तो उसके बाद तो आपकी ट्रांसफर भी होती रही जगह जगह। जी मैं पहले उधर घाटशिला में था, फिर उसके बाद जमशेदपुर में, फिर इसी बीच में सर कोल्हान में ही रहा लगभग 12 साल। तो ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था कि आसपास की जो समस्या को मैं अच्छी तरह से जानता था। उनको मैंने परिस्थिति परिवेश को जानता था। तो मुझे लोगों को शिक्षा का प्रचार प्रसार और पुस्तकालय के विशेषता के बारे में बताने में मैंने कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। अभी दुमका में भी ऐसा कुछ नहीं है सर, यहाँ भी लोग अब महत्व समझ चुके हैं पुस्तकालय के। और वहाँ भी आपने शुरुआत कर दी है दुमका में भी? जी सर, यहाँ पर एक आदिम जनजाति हॉस्टल है। अच्छा। जो आदिम जनजाति पहाड़िया जो विलुप्त हो रहा है सर, वो उनका एक हॉस्टल है, कल्याण विभाग में ही रहते हैं वो लोग। तो वहाँ पर हॉस्टल में ही एक पुस्तकालय हम लोगों ने खोला है, मैंने इनिशिएटिव लिए हैं सर। और एक अपने ही आवास में जो सचिव आवास है, अच्छा, उसका एक गैरेज है सर। तो गैरेज को रिपेयर करके सर वहीं हम लोग रात्रि पाठशाला भी शुरू किए हैं सर, और पुस्तकालय भी संचालित हो रहा है। क्या बात है, बहुत कमाल का काम आप कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम कर रही है। हम सचमुच आपको नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं संजय जी। और आपके जीवन में कोई कम चुनौतियां नहीं रही हैं, लेकिन आपने कितनों के जीवन में विद्या और ज्ञान की आलोक को वहां तक पहुंचाया है, ये सचमुच बहुत कमाल की बात है। आप जब चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाती है, आप नई जगह चले जाते हैं, तो फिर उन पुस्तकालयों की देखरेख की जिम्मेदारी फिर कैसे निभाई जाती है? सर जैसे हम लोग जब भी कहीं पुस्तकालय खोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, तो सबसे पहले सर हम लोग जो है वहाँ पर जो यूथ होते हैं, निजी यूथ होते हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं या फिर जिनमें संभावना होता है कि कुछ अच्छा करते हो, तो उनको मोटिवेट करते हैं सर, और उनको एक डायरेक्शन देते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद सभी को जोड़ करके, युवक युवतियों को जोड़ करके यूथ क्लब का निर्माण करते हैं सर। अच्छा। यूथ क्लब बना देते हैं जी। और वो यूथ क्लब को जिम्मेदारी देते हैं कि आप जो है यहाँ पर पुस्तकालय का संचालन करेंगे, साथ ही खुद ग्रुप स्टडी करेंगे, और आपको जो भी जरूरत होगी कंप्यूटर, इंटरनेट की, किताबों की, तो वो लाइब्रेरीज में हम लोग उपलब्ध कराएंगे। सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगा कि आप खाली समय में अपने जूनियर्स को पढ़ाएंगे। ये सब उन लोगों के साथ हम लोग रखते हैं। इससे क्या होता है सर कि मैंने जो हमारा जो पुस्तकालय है KG to PG कंसेप्ट में चलता है। अच्छा। यानी जो छोटे बच्चे से लेकर के PG क्लास तक के बच्चे तक, और कॉम्पिटिशन से लेकर के जो भी बच्चे लोग हैं जो कंप्यूटर सीख रहे हैं, ये सारा चीज जो है हम लोग अवेलेबल करवाते हैं। और मैक्सिमम लाइब्रेरीज को सर हम लोग अभी डिजिटल कर रहे हैं कि अभी आने वाले समय में सारे जो फॉर्म भर रहे हैं, रिजल्ट हो गया, और बहुत सारे एग्जाम को ऑनलाइन हो रहे हैं कंप्यूटर्स में। तो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो शहरी क्षेत्रों में या जो अच्छे सब कुशल परिवार के जो बच्चे हैं उनको जो फैसिलिटी मिलती है, कम से कम उतना उनको भी मिले। तो ये अभी हमारा प्रयास है सर। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग जो है डिजिटल क्रांति को बढ़ावा दे रहे हैं, बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये आपके एक शुरुआत आपने की अपने गांव में, और धीरे धीरे वो उसका विस्तार होता चला गया, लोग जुड़ते चले गए, पूरा कारवां बन गया, हजारों की संख्या में विद्यार्थियों को, बच्चों को इसका लाभ मिला होगा। मुझे लगता है कि कोई भी काम सिर्फ हम सरकार के भरोसे छोड़कर नहीं रह सकते। समाज के तौर पर इस तरह की शुरुआत का ज्यादा असर होता है, और ज्यादा आवश्यक भी है समाज के स्तर पर इसकी शुरुआत होना, जिस तरह से आपने किया है। आपका और आपकी पूरी टीम का हम आभार व्यक्त करते हैं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे लगता है इस बातचीत को भी लोग सुनेंगे तो बाकी जगह भी लोग जरूर इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, सरकार अपना काम कर रही है सर। सामाजिक दायित्व के तहत जो है हम आगे आए, तो समाज के प्रति है, उसको जरूर हमें निभाना चाहिए। बिल्कुल, और इस दिशा में आप लगातार दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
आज इस कार्यक्रम में हम उस धन की बात कर रहे हैं जो सबसे बड़ा धन किसी के जीवन में होता है, यानी विद्या की, ज्ञान की बात कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस बात का मन की बात में जिक्र किया और उन्होंने कुछ ऐसे प्रयासों का भी उल्लेख किया जिसमें जतिन ललित हरदोई से या संजय कच्छप हैं झारखंड से, उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया। आज इस कार्यक्रम में हम उनसे बात कर चुके हैं और मुझे लगता है कि देश में ऐसे अपने अपने स्तर पर बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। एक और सार्थक प्रयास जहां हो रहा है और जिनके द्वारा हो रहा है, ऐसे उमेश चंद्र पंत जी इस समय हमारे साथ स्टूडियो में है आकाशवाणी के, और उनसे भी हम उनके सार्थक प्रयास की बात करेंगे। सार्थक प्रयास दरअसल उनकी संस्था का भी नाम है। तो सार्थक प्रयास में उमेश जी और साथ में आनंद यहाँ पर जो इन सब प्रक्रियाओं से लाभान्वित भी हैं और वापस कुछ अपनी तरफ से योगदान भी कर रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी। आनंद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जैसे हमने आज चर्चा की है बहुत सारी, जतिन जी से बात हुई, संजय जी से बात हुई, पुस्तकालयों के माध्यम से ज्ञान का दान जो है, विद्या का दान, ये बड़ा अनूठा प्रयास है, हमेशा से रहा है। हमारे देश में तो ये परंपरा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि समाज के स्तर पर इस तरह के प्रयास होते रहने से बहुत फायदा उनको मिलता है जिनके पास संसाधनों की कमी है, जिनके पास पुस्तकें नहीं है, जिनके पास अच्छे मार्गदर्शन के लिए चीज़ें नहीं है। आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है तो वो भी चाहिए। तो आपका जो ये सार्थक प्रयास है, आप चौखुटिया में भी कर रहे हैं, उत्तराखंड में फाटा जगह है मेरा ख्याल है, वहाँ भी आपने शुरुआत की है, रुद्रप्रयाग में, उत्तराखंड में ही, और वसुंधरा में भी। मैंने इसके बारे में पढ़ा, मैंने जाना, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे साथ आप स्टूडियो में हैं आप दोनों। तो कुछ बताइए सार्थक प्रयास के बारे में, कब शुरुआत हुई और कैसे कैसे ये सिलसिला, ये यात्रा जो है, कारवां आगे बढ़ता गया। तो सार्थक प्रयास का वास्तविक जो बेस था वो बच्चों को पढ़ाने को लेके था। 2007-2008 में हम लोगों ने वसुंधरा से इसको शुरू किया था और 2010 में जब कुछ बच्चे हमारे पास आने लगे और पढ़ने का सिलसिला बढ़ने लगा, ये श्रम के बच्चे बेसिकली थे। और निर्माण मजदूरों के बच्चे थे, क्योंकि वसुंधरा जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही थी, तो बहुत सारे निर्माण मजदूर वहाँ पर आए हुए थे। जब बच्चे एक अच्छी क्वांटिटी में हमारे पास आने लगे तो हमें लगा कि कब तक इनको अ, क, ख, ABCD बढ़ाएंगे, और वहाँ से उनको फिर कुछ एकेडमिक की तरफ हम लोगों ने उनको बढ़ा और कुछ बच्चों का एडमिशन अपने कुछ साथियों की मदद से किया। और जब लगा कि यहाँ पर सफलताएं मिलती, सारे बच्चे नहीं आते थे, आज अगर 20 बच्चे आ रहे हैं तो अगले दिन 10 गायब हैं, 10 नए हैं। इस तरह के 2-3 साल हमको संघर्ष करने में लगे। बहुत बार संघर्ष उनके पेरेंट्स से भी हो जाता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से कूड़ा बीनते थे या छोटे मोटे काम करते थे। कहीं न कहीं उनके पेरेंट्स की आय पर भी एक प्रकार से रोड़ा बन रहे थे। निश्चित रूप से। हाँ, देखिए, एक तो माहौल नहीं होता, दूसरे संसाधन नहीं होते, और माँ बाप भी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेट भरने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उसके आगे वो सोच भी नहीं पाते। लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव है वो व्यक्ति पर तो जो है वो है, समाज पर पड़ता है, देश पर पड़ता है, और इसीलिए बहुत आवश्यक है इस तरह का प्रयास किया जाए। और सार्थक प्रयास, नाम भी बड़ा सार्थक है इसका। लेकिन आपने जो पहले पुस्तकालय खोला वो चौखुटिया में खोला था। हाँ, एक्चुअली हुआ क्या कि 2013 में केदारनाथ जी में आपदा आई थी। हाँ। तो उसके बाद जो सभी लोगों का ध्यान था वो यात्रा मार्ग पे था, और चूंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, मेरे कुछ साथी और हैं जो पहाड़ से हैं, तो हम लोगों ने पूरे पहाड़ का सर्वे किया और केदारनाथ में ऑब्वियसली राहत सामग्री लेके भी गए। तो हमने देखा कि जौलजीबी का जो क्षेत्र है वहाँ पर जान माल की हानि तो किसी की नहीं हुई, लेकिन पुश्तैनी मकान हजारों लोगों के बह गए। अच्छा। और किसी का ध्यान वहाँ पर नहीं गया। और वहाँ पर घट्टा पकड़ एक जगह है जो कि पूरा का पूरा गाँव उड़ गया था जौलजीबी में, काली नदी और गोरी नदी के संगम पर। तो वहाँ पर बच्चे देखे, तब मन हुआ कि इसका मतलब बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है, और जिनका घर ही चला गया तो उनके पास आगे पढ़े तो क्या ही करेंगे। जब सर्वे करते करते हम लोग चौखुटिया की तरफ पहुँचे तो वहाँ पर हमको कुछ लोग ऐसे आपदा पीड़ित भी मिले, गरीबों के बच्चे भी मिले, कुछ सिंगल पेरेंट्स और ऑर्फन बच्चे भी वहाँ पर थे। तो उनको लेके मन हुआ कि काम करना चाहिए। और केदारनाथ में जब हम राहत बांट रहे थे तो वहाँ पर हमको, जब राहत के साथ साथ हम लोग ऐसे बच्चों को भी नोट कर रहे थे जिनके कमाने वाले चले गए हैं, और उन बच्चों की भी एक लिस्ट हम लोगों ने बनाई। लगभग 24 बच्चे वो थे। इस तरह से 2013 से सिलसिला शुरू हुआ। 2014 के अंदर फिर लगा कि पुस्तकालय यहाँ पर शुरुआत करते हैं। जब लोग आने लगे, पढ़ने में थोड़ा बच्चों का इंटरेस्ट बना, फिर अपने कुछ साथियों को बोला, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो पत्रकारिता में हैं और जो अच्छे लेखक हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट की, कुछ किताबें हम लोगों ने खरीदी, वहाँ पर शुरू की। फिर वसुंधरा में एक लाइब्रेरी शुरू की। अच्छा। और वसुंधरा में जरूरी इसलिए हो गया था क्योंकि यहाँ जब से गूगल चाचा का जमाना आया है, बच्चों का रुझान खेलने में कम और कंप्यूटर में ज़्यादा और मोबाइल में ज़्यादा हो गया था। तो हमको लगा कि अगर मोबाइल के बदले अगर उनके हाथ में किताबें पकड़ाई जाएंगी तो शायद वो ज़्यादा बेहतर काम करेंगे।
अच्छा, तो अभी देखिए मुझे लगता है कि वसुंधरा में भी 10,000 से ज्यादा किताबें तो हैं, आप बता रहे थे। बिल्कुल, है ना। और चौखुटिया में भी 6-7 हजार किताबें करीब चौखुटिया में हैं। हाँ। और वसुंधरा में 10,000 के करीब किताबें हैं और 2-2.5 हजार किताब हमारी रविग्राम फाटा में हैं। अच्छा। हाँ, रविग्राम फाटा जो है वो सबसे बाद में उसकी शुरुआत हुई। हाँ, फाटा को भी 3 साल हो रहे हैं। अब आनंद जो है वो कब से जुड़े हुए हैं आप आनंद सार्थक प्रयास से? हाँ सर, मुझे सार्थक प्रयास से जुड़े हुए 8 साल हो गए हैं। हाँ। जब मैं 8th में था और अभी मैं बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या बात है। और सार्थक प्रयास से ऑलमोस्ट जब मैं 8th में था मेरी पढ़ाई छूट चुकी थी। ऐसा क्यों? ऐसा सर इसलिए हुआ था कि जहाँ मैं पहले पढ़ता था स्कूल में वो 8th तक था। हाँ। उसके बाद मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना था, तो मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एक अमाउंट होता है जो स्कूल वालों को देना होता है कि एडमिशन प्रोसेस वो पूरा होता है। तो वो मैंने घर वालों से बोला कि घर वाले मेरे नहीं वो कर पा रहे थे। मेरी मम्मी घरों में काम करती है और पापा लेबर का काम करते हैं। हाँ। हम वहीं वसुंधरा की झुग्गियों में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि अब बहुत पढ़ लिया, जैसे सारे भाई कर रहे हैं, और हमारी एक फैमिली भी वो है, बड़ी फैमिली है, 10 मेंबर है फैमिली में। तो फिर अचानक मुझे जो स्कूल में था मुझे सार्थक प्रयास संस्था के बारे में पता चला, तो मैं फिर वहाँ गया। फिर मैंने उनसे बोला कि आप मेरी हेल्प करें क्योंकि मुझे आगे पढ़ना था। फिर उन्होंने मेरी हेल्प करी। उन्होंने बोला कि ठीक है हम तुम्हारा एडमिशन करवा देते हैं आगे तुम। फिर मैंने वहाँ से 10th करी, 10th में अच्छा स्कोर करा। फिर मैंने कॉमर्स से 11th 12th करी है और अब मैं अभी बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और सार्थक प्रयास लाइब्रेरी से एक तो ये है कि इंटरनेट की व्यवस्था होती है, वो पढ़ने का एक माहौल चाहिए होता है, वो मिल जाता है हमें। और अपनी कोर्स की किताबें हटके अच्छा साहित्य पढ़ने को मिलता है, ऑटोबायोग्राफी होती हैं, तो कुछ अलग भी पढ़ने के लिए मिलता है। अब मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो जो मेरे से जूनियर है हाँ। तो जब मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे भी उन्हें बताने में एक अच्छा वो मिलता है कि हाँ मैं भी किसी के अब काम आ रहा हूँ ना। जैसे मुझे सार्थक प्रयास ने इस आगे बढ़ाया, मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो मेरे जूनियर है मैं भी उनकी हेल्प कर पाऊँ। आनंद, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए जो उमेश जी ने उनकी पूरी टीम ने जो शुरुआत की, बहुत छोटी शुरुआत थी, लेकिन धीरे धीरे उसका विस्तार होता गया। लेकिन संसाधन उतने इकट्ठे नहीं हो पाते, मैन पावर इतनी इकट्ठी नहीं हो पाती है। तो मुझे लगता है कि जो इससे निकल रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं, वो वापस कुछ न कुछ जिस रूप में संभव हो उसमें अपना योगदान इस प्रक्रिया में ज़रूर दें। आप अभी हाल में मेरा ख्याल है 3 दिसंबर को आपने स्थापना दिवस भी मनाया सार्थक प्रयास का। जी सर। तो दिल्ली में मनाया आपने। हाँ तो सर। क्या उसमें बाहर से भी बच्चे आपके आए थे, चौखुटिया वगैरह से? सर पहाड़ से भी करीब 15 बच्चे आए हुए थे। हाँ। चौखुटिया से, और यहाँ के भी करीब 18 बच्चों ने परफॉर्म किया था। अच्छा। और ये स्थापना दिवस तो सिर्फ बहाना है, होता है बेसिकली सारे बच्चों को मंच देने का। सारे बच्चे, यहाँ के बच्चे और वहाँ के बच्चे, लगभग एक ही पृष्ठभूमि के बच्चे हैं। हाँ। और जब सभी बच्चे एक साथ एक कार्यक्रम को करेंगे तो और लोगों को एक बड़ा मंच मिलेगा तो इनके अंदर की झिझक भी खत्म होगी। निश्चित और रूप से 3-4-5 साल के बाद जब वो बच्चे पहाड़ के बच्चे दिल्ली नौकरी वगैरह के चक्कर में घूमेंगे तो हम उनको दिल्ली भ्रमण भी एक दिन करवाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें उनको देखी अच्छी लगेंगी, प्राइस ही नहीं लगेंगी जो हम लोगों को लगता था हमारे टाइम पर जब हम लोग दिल्ली आए थे। तो वो सारी चीज़ें खत्म करते हैं। और अच्छा, जो यहाँ आपकी वसुंधरा में है आपका सार्थक प्रयास का जो कार्यालय और पुस्तकालय है, वहाँ किस तरह के बच्चे हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, वो किस रूप में पूरी की जाती हैं और क्या क्या गतिविधियाँ वहाँ पर संचालित करते हैं आप लोग? तो यहाँ पर जो पुस्तकालय है उसमें लगभग 10,000 किताबें हमारे पास हैं। अच्छा। उसके अलावा 8-10 हमारे पास लैपटॉप पड़े हुए हैं और वो भी लोगों ने हाँ, दिया है, योगदान दिया किया हुआ है, सब कुछ लोगों ने डोनेट किया हुआ है। और वहाँ बच्चे स्कूल से लगभग 1 बजे हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनको प्रॉपर क्लासेस उनकी लगती है। 10th का अलग बैच चल रहा है, 12th का अलग बैच चल रहा है, बाकी कुछ और जो छोटी क्लास उनके बैच चल रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स के द्वारा उनको पढ़ाया जा रहा है। और उसके बाद शाम को हम लोगों का एक सेशन है छोटे बच्चों के लिए, एक कहानी चाचा। अच्छा। और थोड़े से बड़े बच्चों के लिए कौशिक कहानी। वाह। तो उसमें क्या है कि बोलने और सुनने की आदत बच्चों में आए और पढ़ने की आदत, जो पढ़ना भूल रहे हैं हम लोग, वक्तरी हमारी ख़राब होती आ रही है। तो ये चीज़ें भी हम वहाँ पर कर रहे हैं। उसके अलावा हर शनिवार को हमारे एक साथी हैं, वो उनको आके बच्चों को बॉक्सिंग वहाँ पर सिखाते हैं। आत्मरक्षा के गुण वहाँ खासकर लड़कियों के लिए हम लोगों ने वो प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। अच्छा। इस तरह से कुछ न कुछ नई एक्टिविटी हर संडे को कोई ना कोई हमारे मोटिवेटर वहाँ पर होते हैं और वो बच्चों को बताते हैं और अपने अपने क्षेत्र के जो प्रभुत्व लोग हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं और बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो उसमें ऐसे बच्चे भी हैं जो रेगुलर स्कूल तो जाते हैं पर उनके पास फीस के या कपड़े यूनिफॉर्म जैसे है या किताबों के लिए पैसे नहीं होते? सर ये 35 बच्चे हैं जिनकी सब कुछ हम कर रहे हैं। अच्छा, ये टोटल खर्चा जो है उनका आप उठाते हैं? सार्थक प्रयास उठाते हैं। स्कूल फीस वगैरह ये सारी चीज़ें हम ही लोग करते हैं। और उसके अलावा उस पुस्तकालय से और लोग भी जुड़े हुए हैं जो वहाँ से किताबें लेके जाते हैं।
अच्छा। जनरल लोग भी हैं। तो जो 10,000 किताबें हैं उनका भी यूज हो और सही हाथों में पहुंचे, तो पढ़ने वाले लोग भी आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनके बच्चे पढ़ चुके हैं और किताबें घर में रखी हैं, हम क्या करेंगे इन किताबों का, तो रद्दी में नहीं बेचना है, तो उनके लिए तो रद्दी है, लेकिन वो हमारे लिए बड़ी कीमती होती है। मुझे लगता है उमेश जी, ये कार्यक्रम जो लोग सुन रहे हैं और आपकी बात सुन रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये शायद उनको भी ये प्रेरणा मिले कि वो और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी किताबें जो हैं आपके पुस्तकालय को ज़रूर डोनेट करें, दान करें। आपको समय के रूप में दान दे सकते हैं, वो पैसे के रूप में दे सकते हैं, किताबों के रूप में दे सकते हैं, जिस रूप में भी चाहें। तो आप वसुंधरा में कहाँ पर है, मान लीजिए कोई संपर्क करना चाहे अगर? सर वसुंधरा सेक्टर 3 में उत्तरांचल प्लाजा है। हाँ। और उत्तरांचल प्लाजा में ही हमारी फर्स्ट फ्लोर पर लाइब्रेरी है। हमारी कार्यशालाएं वहाँ पर लगती हैं, विज्ञान कार्यशालाएं हम वहाँ पर लगवाते हैं, चित्रकलाएं हम वहाँ पर लगती हैं, बच्चों के सेलिब्रेशंस वहाँ पर छोटे मोटे हम लोग कर लेते हैं। तो ऑल इन वन है और बड़े अच्छे से काम चल पा रहा है बच्चों की मदद से। किस तरह की चुनौतियाँ आप महसूस करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बड़ा काम है और काम बढ़ता भी जा रहा है, विस्तार होता जा रहा है? सर चैलेंजेस मेन तो मॉनिटरिंग का दिक्कत है, फाइनेंस का दिक्कत रहता है, पर वो भी अपने कुछ साथी, कुछ अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छी कंपनीज में जो लोग हैं वो कार्यरत हैं, उन लोगों से अक्सर हमको हेल्प मिल जाती है, लेकिन वो बहुत बार उनको हम मीट नहीं कर पाते हैं। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, हर महीने कोई ना कोई कार्यक्रम रखते हैं, तो कार्यक्रमों में भी पैसा खर्च होता है। जैसे दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ कि दिसंबर के लास्ट वीक में हम लोग दिल्ली एनसीआर में कंबल वितरण का काम करते हैं। अच्छा। तो बहुत सारे लोग बोलते क्यों देते हो, उनका स्मैक पी जाएंगे, शराब पी जाएंगे। ठीक है, और अगर 100 में से 10 लोगों ने भी अगर कंबल को यूज़ किया तो हमारे लिए सार्थक हो गया। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो चैलेंजेज हैं वही हैं, अच्छे लोग जुड़े हैं हमारे साथ और हमको समझें। अभी तक मेरा ख्याल है बहुत सारे बच्चे, क्योंकि 600 के करीब बच्चे तो आपके यहाँ निकल चुके हैं या पढ़ इस समय हैं कुल मिलाकर? सर 600 से ज़्यादा बच्चे हमारे तीनों सेंटरों से पास आउट हो चुके हैं। अच्छा। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन जो हम 12वीं कहते हैं, 12वीं कर ली है, कोई मिलिट्री वगैरह में और कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के बहुत सारे बच्चे हमारे सिटकुल, रुद्रपुर और हरिद्वार में लग चुके हैं। अच्छा। और यहाँ भी बहुत सारे बच्चे 12वीं करके अलग अलग काम कर रहे हैं। 2 बच्चे हमारे इंजीनियर निकले हैं, 2 बच्चे हमारे पॉलिटेक्निक करके अच्छी नौकरी कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और जैसे हमने अभी आनंद का बताया, ये बीकॉम 3rd ईयर का स्टूडेंट है, ये भी अब CA की तैयारी कर रहा है। इस तरह के बहुत सारे आनंद हमारे पास हैं जो अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। आनंद, आप तो काफ़ी लंबा समय आप जुड़े रहे हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। जो पढ़ाई को लेकर आपने हासिल किया वो तो है, और मुझे लगता है भविष्य में जो आपने सोचा है वो आप कर लेंगे, ये तो पक्का आपको देख के लगता है मुझे, आपका विश्वास और सार्थक प्रयास का जो साथ है उसकी वजह से। आप अपने अंदर क्या बदलाव देखते हो आप इन सालों में? सर मैं सार्थक प्रयास में जब से जुड़ा हूँ, मैंने अपना ओवरऑल डेवलपमेंट देखा है सर। अच्छा। मैं क्या था, मैं किसी के सामने खड़ा नहीं हो पाता था, या मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी किसी के सामने। अगर मुझे स्टेज पे स्कूल में बोल दिया कि तुम्हें प्रेयर करवानी है, अच्छा, आगे खड़े हो गए, तो मेरे पैर कांपते थे और मैं सबसे पीछे छुप जाता था। तो सर मैं नहीं बोल पाता था। अब मुझे कहीं भी कहें आप, मैं स्टेज पे अब मैं डांस भी कर लेता हूँ, मैंने आकाशवाणी में भी बोला है, मैंने राजेंद्र भवन में भी परफॉर्म करा है। तो अब क्या होता है कि अब वो हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि हम बार बार हम कहते हैं ना, सर कहते हैं अभी कि कहानी चाचा करते हैं, तो वहाँ से कुछ कॉन्फिडेंस मिलता है। और हमारे हर मंथ के एंड में बर्थडे होता है, तो वहाँ भी हम हर बार जो भी आते हैं नई कवि, कोई किसी कवि के ऊपर हमने कविताएं कर दी हैं या फिर हमने कोई अपनी स्पीच दे दी है, तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यार अब नहीं है वो चीज़ ना जो पहले थी। तो जितने हम आगे निकल के आते हैं तो उससे अच्छा फील होता है और लगता है कि हाँ अब हम भी कहीं बोलने लायक हैं। आनंद जब ये बात बता रहे थे अपने बारे में तो मुझे अपना बचपन भी याद आ रहा था क्योंकि यही स्थिति हम लोगों की भी थी। किसी के सामने अगर खड़ा कर दिया जाता था बोलने के लिए तो पैर कांपने लगते थे, आवाज़ ही निकलती नहीं थी, आवाज़ गला सूख जाता था। अच्छा, हमें तो उस तरह के अवसर भी नहीं मिले। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं आनंद कि इस तरह का अवसर मिला, माध्यम मिला, प्लेटफॉर्म मिला और आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश भर में बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं इस तरह का काम कर रही हैं, उन सबको हम सैल्यूट करते हैं। उमेश जी, आपसे और आनंद से हम विदा लें उससे पहले मैं आनंद को ज़रूर उनसे गुजारिश करूँगा कि वो कुछ सुनाए चलते चलते। क्या सुनाएंगे आनंद? सर मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ जो मेरी भी फेवरेट है। अच्छा जी। कि ठोकर ही तो लगी है मरा तो नहीं, कि ठोकर ही तो लगी है मरा तो नहीं, पहला कदम था जो गिर गया। कि ठोकर ही तो लगी है मरा तो नहीं, पहला कदम था जो गिर गया। तो क्या बैठ जाऊं? नहीं, दूसरा कदम फिर से रखूंगा। और हाँ, इस बार गिरने से मैं नहीं डरूंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या रास्ते का माहिर
मुसाफिर बन जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी आपको शुभकामनाएं आनंद, आपके भविष्य के लिए और आपके प्रयासों के लिए। उमेश जी और आनंद, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और आप यूं ही आपका कारवां बढ़ता रहे, लोगों का जीवन आलोकित होता रहे विद्या के धन से, ज्ञान से। आपका स्टूडियो में आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू सर। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम जिस धन की बात कर रहे थे, यानी विद्या धनम की बात कर रहे थे, विद्या के धन की, उस पर कुछ बहुत ही प्रेरक बिंदु और विचार और जानकारी हमें उम्मीद है कि आप तक पहुंचे हैं और हम भी कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे। जो छोटे से छोटा भी आप योगदान दे सकते हैं ऐसे प्रयासों में, आप ज़रूर दें। आपका बहुत बहुत आभार। जैनेंद्र को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर